हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र यानी सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हम आपके लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ यूपी टेट और सी टेट की भी ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग 13 सितंबर 2020 को होने वाली टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट नव्या करियर पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन करें। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य किस जाति के थे? इसके ऑप्शंस हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र या फिर पारसी। तो फ्रेंड्स, जो मौर्य थे वह क्षत्रिय जाति के थे। ऑप्शन आ बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंशीय शासन में भारत में राजनीतिक एकता ऑप्शंस हैं स्थापित हुई, विच्छिन्न हुई, पहले से ही स्थापित थी या पूर्ववत रही। तो फ्रेंड्स, मौर्य वंशीय शासन में भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी, इसलिए जो ऑप्शन आ है वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का रचयिता था? इसके ऑप्शंस हैं चाणक्य, बाणभट्ट, विशाखदत्त या फिर बिल्हन। फ्रेंड्स, मुद्रा राक्षस एक नाटक है। इन नाटक में क्या था, इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी राजनीतिक सफलताओं का वर्णन मिलता है। और मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं घनानंद, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार। तो फ्रेंड्स, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, चाणक्य का वास्तविक नाम था? इसके ऑप्शंस हैं विष्णुगुप्त, देवगुप्त, रामगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो चाणक्य का वास्तविक नाम था वह विष्णुगुप्त था। चाणक्य के पिता का नाम चणक था, उन्हीं के नाम पर इनका नाम चाणक्य पड़ा था, पर इनका जो वास्तविक नाम था वह विष्णुगुप्त था। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यों की शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या था? इसके ऑप्शंस हैं प्रजातांत्रिक, गणतांत्रिक, राजतंत्रात्मक या फिर धर्मराज्य। तो फ्रेंड्स, मौर्यों की जो शासन व्यवस्था थी वह राज्यतंत्रात्मक थी। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष सिंहासन रूढ़ हुआ था? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष में सिंहासन पर विराजित हुए थे? इसके ऑप्शंस हैं 323 ईस्वी पूर्व, 322 ईस्वी पूर्व, 321 ईस्वी पूर्व या फिर 320 ईस्वी पूर्व। तो फ्रेंड्स, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वह 322 ईस्वी पूर्व अपने सिंहासन पर बैठे थे। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं 299 ईस्वी पूर्व, 298 ईस्वी पूर्व, 297 ईस्वी पूर्व या फिर 273 ईस्वी पूर्व। तो फ्रेंड्स, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनकी मृत्यु 297 ईस्वी पूर्व हुई थी। फ्रेंड्स, वो अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी थे, एक भद्रबाहु, उनके प्रभाव में आकर श्रवणबेलगोला चले गए थे, जो कि कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला। वहाँ पे जाके उन्होंने अपना उपवास करते करते अपने प्राण त्याग दिए थे 297 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? इसके ऑप्शंस हैं जैन धर्म को, ब्राह्मण धर्म को, बौद्ध धर्म को या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने आपको अभी बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में एक जैन सन्यासी भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपनाया था, इसलिए जो ऑप्शन आ है वह बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु स्थल था? इसके ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, राजगृह, श्रवणबेलगोला या फिर भागवत। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? इसके ऑप्शंस हैं संस्कृत, हिंदी, पाली या फिर प्राकृत।
तो फ्रेंड्स मौर्य काल में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रचलन किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं नंद वंश ने, मौर्य वंश ने, जनपदों ने या फिर गुप्त वंश ने। तो फ्रेंड्स भारत में जो सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रचलन किया था वह मौर्य वंश ने किया था। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रचलित सिक्कों को कहते थे? इसके ऑप्शंस हैं निष्क, सुवर्ण, पर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मौर्य काल में जो सिक्के चलते थे उनको पर्ण कहा जाता था। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं 298 ईस्वी पूर्व, 273 ईस्वी पूर्व, 269 ईस्वी पूर्व या फिर 232 ईस्वी पूर्व। तो फ्रेंड्स जो बिंदुसार की मृत्यु हुई थी वो 273 ईस्वी पूर्व हुई थी। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स जो बिंदुसार थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं 273 ईस्वी पूर्व, 269 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व या फिर 232 ईस्वी पूर्व। तो फ्रेंड्स जो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था वह 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। फ्रेंड्स वैसे तो अशोक ने 273 में ही अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसके जो बड़े भाई थे उनके बीच सिंहासन पर बैठने के लिए लगभग 4 वर्ष तक युद्ध चला था। उसके बाद जब अशोक ने अपने भाइयों को मार दिया, उनकी हत्या कर दी, उसके बाद वह 269 ईस्वी पूर्व अपने सिंहासन पर बैठा था। फ्रेंड्स अशोक के राजा बनने से पहले वह उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर था। और फ्रेंड्स अशोक जो था वह बिंदुसार का पुत्र था। अब हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंशीय शासन की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं 319 ईस्वी में, 320 ईस्वी में, 325 ईस्वी में, 326 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स जो गुप्त वंशीय शासन की स्थापना हुई थी वह 319 ईस्वी में हुई थी और इस शासन की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। परंतु गुप्त वंश का जो स्वतंत्र शासक है वह चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है और गुप्त वंशीय शासन की स्थापना 319 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उद्योगों में कार्यरत लोगों के निगम का नाम था? इसके ऑप्शंस हैं श्रेणी, संघ, कुलिक या फिर उद्यमी। तो फ्रेंड्स गुप्त काल में जो लोग उद्योगों में कार्य करते थे उनको श्रेणी या फिर निकाय के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए जो ऑप्शन आ है वह बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में रेशम का व्यापार एक प्रमुख उद्योग था। रेशमी वस्त्र बुनने वालों को कहते थे? इसके ऑप्शंस हैं बुनकर, रेशमकर, पट्टला या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स गुप्त काल में रेशम के जो वस्त्र बुनते थे उनको पट्टला नाम से जाना जाता था, इसलिए जो ऑप्शन सा है वह बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में बड़े संघों के प्रतिनिधियों को कहते थे? इसके ऑप्शंस हैं नैगम, श्रेष्ठी, साहू या फिर महाजन। तो फ्रेंड्स गुप्त काल में बड़े संघ के प्रतिनिधियों को नैगम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में छोटे संघों के प्रतिनिधियों को क्या कहते थे? इसके ऑप्शंस हैं नैगम, श्रेष्ठी, साहू या फिर महाजन। तो फ्रेंड्स गुप्त काल में जो छोटे संघों के प्रतिनिधि होते थे उनको श्रेष्ठी कहते थे। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी? इसके ऑप्शंस हैं गणतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स गुप्त काल में जो शासन प्रणाली थी वह राजतंत्रात्मक थी। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य ने या फिर बिंदुसार ने। तो फ्रेंड्स मौर्य वंश की जो स्थापना है वह चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, इसलिए जो ऑप्शन बा है वह बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं कौटिल्य, तुलसीदास, पाणिनि या फिर हरिसेन। तो अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौटिल्य थे, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है।
फ्रेंड्स जो कौटिल्य हैं वह चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य मंत्री थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या फिर समुद्रगुप्त ने। तो फ्रेंड्स जो गुप्त संवत है इसका प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, इसलिए जो ऑप्शन आ है वह बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, हरिसेन कौन था? इसके ऑप्शंस हैं कवि और लेखक, दार्शनिक या फिर सैनिक। तो फ्रेंड्स जो हरिसेन था वह एक कवि था, उसने प्रयाग प्रशस्ति नामक कविता की रचना करी थी, इसके लिए जो ऑप्शन आ है वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? इसके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने या फिर बुद्धगुप्त ने। तो फ्रेंड्स सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण था वह स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? इसके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या फिर स्कंदगुप्त के। तो फ्रेंड्स जो कालिदास थे वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। फ्रेंड्स चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से एक कालिदास भी थे, इसलिए ऑप्शन सा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं देवगढ़ में, भीतरगांव में, भूमरा में या फिर खजुराहो में। तो फ्रेंड्स जो दशावतार मंदिर है यह देवगढ़ में है, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है, ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन किस सम्राट को कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, कुमारगुप्त को या फिर स्कंदगुप्त को। तो फ्रेंड्स भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है, इसलिए जो ऑप्शन आ होगा समुद्रगुप्त यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, अजंता वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित हैं? इसके ऑप्शंस हैं गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स जो अजंता की गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं, इसलिए जो ऑप्शन सा होगा यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा क्यों प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शंस हैं मूर्ति कला के लिए, चित्रकला के लिए, वास्तुकला के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो एलोरा की गुफाएं हैं वह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका जो निर्माण था वह राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। फ्रेंड्स जो एलोरा की गुफाएं हैं यह भी महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसके ऑप्शंस हैं फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग या फिर मा तुआ लिन। तो फ्रेंड्स जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था वह वेनसोंग था। यह एक चीनी यात्री था जो बौद्ध स्थलों का भ्रमण करने के लिए भारत आया था, इसलिए जो ऑप्शन बा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र का रचनाकार था? इसके ऑप्शंस हैं विशाखदत्त, हरिसेन, बाणभट्ट या फिर मेरुतुंग। तो फ्रेंड्स जो हर्षचरित्र का रचनाकार था वह बाणभट्ट था, इसके लिए जो ऑप्शन बा होगा वह बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स जो बाणभट्ट था वह हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट की एक और रचना बहुत प्रसिद्ध है जिसको हम कादम्बरी के नाम से जानते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, हर्ष द्वारा किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई? इसके ऑप्शंस हैं रत्नावली, प्रियदर्शिका, हर्षचरित या फिर नागानंद। तो फ्रेंड्स इन चारों में से जो हर्षचरित है इसकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई थी। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने करी थी। बाकी रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद इन तीनों की ही रचना हर्षवर्धन ने ही की थी। हर्षवर्धन राजा होने के साथ साथ एक महान लेखक भी थे, वह एक महान कवि भी थे, उनको कविंद्र की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। अब फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, हर्षकालीन कन्नौज की सभा का सभापतित्व किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं बाणभट्ट ने, वेनसांग ने, फाहियान ने या फिर अश्वघोष ने। तो फ्रेंड्स हर्षकालीन जो कन्नौज सभा हुई थी उसका जो सभापतित्व था वह
ह्वेनसोंग ने किया था। ह्वेनसोंग एक चीनी यात्री था जो भारत में बौद्ध स्थलों का अध्ययन करने के लिए आया था, इसलिए जो ऑप्शन वाह होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, हर्षकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्यालय था। इसके ऑप्शंस हैं नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या फिर कांची विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स, जो हर्षकालीन सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था वह नालंदा विश्वविद्यालय था। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के साथ साथ वेद, वेदांगों तथा धर्मशास्त्रों की भी शिक्षा दी जाती थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, हर्ष द्वारा हर्ष संवत की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसके ऑप्शंस हैं 600 ईस्वी में, 606 ईस्वी में, 612 ईस्वी में या फिर 647 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, हर्ष के द्वारा हर्ष संवत की स्थापना 606 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में हर्ष को कविंद्र कहा गया है। इसके ऑप्शंस हैं हर्षचरित, कादम्बरी, सूर्य शतक या फिर अवंती सुंदरी कथा। तो फ्रेंड्स, हर्ष को कविंद्र की उपाधि अवंती सुंदरी कथा में दी गई है। ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हर्ष किस वंश का राजा था। इसके ऑप्शंस हैं मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, कुषाण वंश का या फिर वर्धन वंश का। तो फ्रेंड्स, जो हर्ष था वह वर्धन वंश का राजा था। ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हर्षचरित के रचयिता कौन थे। इसके ऑप्शंस हैं हर्ष, बाणभट्ट, भवभूति या फिर मातंग। फ्रेंड्स, जो हर्ष के दरबारी कवि थे वह बाणभट्ट थे, जबकि जो कालिदास थे वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। वो उनके 9 रत्नों में से एक थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता क्यों नहीं की। इसके ऑप्शंस हैं पृथ्वीराज उसका मौसेरा भाई था, उसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था, या फिर पृथ्वीराज उसकी सहायता नहीं करना चाहता था, या फिर पृथ्वीराज एक अच्छा राजा नहीं था। तो फ्रेंड्स, जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता नहीं की क्योंकि उसकी जो पुत्री थी संयोगिता उसका अपहरण कर लिया गया था। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की। इसके ऑप्शंस हैं चंद्रदेव ने, गोविंद चंद्र ने, विजय चंद्र ने या फिर जयचंद्र ने। तो फ्रेंड्स, जो गढ़वाल वंश था इसकी स्थापना सन 1090 ईस्वी में की गई थी राजा चंद्रदेव के द्वारा। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों का रचयिता कौन है। इसके ऑप्शंस हैं कल्हड़, विल्हड़, चंद्रवरदाई या फिर जयदेव। तो फ्रेंड्स, जो पृथ्वीराज रासो है इसके रचयिता चंद्रवरदाई हैं। फ्रेंड्स, जो चंद्रवरदाई थे वह पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे, जो युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताएं सुनाकर सेना को प्रोत्साहित करने का कार्य करते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। इसके ऑप्शंस हैं परमार वंश के राजाओं ने, चंदेल वंश के राजाओं ने, गढ़वाल वंश के राजाओं ने या फिर पाल वंश के राजाओं ने। तो फ्रेंड्स, जो खजुराहो के मंदिर थे उनका निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने सन 950 से 1050 ईस्वी के बीच में करवाया था। ऑप्शन बा बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, राजपूत काल में पुत्री का जन्म माना जाता था। इसके ऑप्शंस हैं शुभ, अशुभ, सामान्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राजपूत काल में पुत्री का जो जन्म था वह अशुभ माना जाता था। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, राजपूत काल में बाल हत्या ऑप्शंस हैं की जाती थी, नहीं की जाती थी, छोटे लड़कों की हत्या की जाती थी या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो राजपूत काल था उसमें बाल हत्या की जाती थी। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, राजपूत काल में बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी, नहीं थी, बहुत कम थी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राजपूत काल में जो बहु विवाह प्रथा थी वह प्रचलित थी। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, राजपूत काल में दास प्रथा का विकास हुआ, हाश हुआ, पूर्वरत रही या फिर थी ही नहीं।
तो फ्रेंड्स जो राजपूत काल था उसमें जो दास प्रथा थी उसका विकास हुआ था। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स राजपूत काल में छोटे छोटे बच्चों को भी दास बना लिया जाता था। अब हमारा अगला प्रश्न है, बिल्हण द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं विक्रमांक देव चरित, महाभाष्य, कथा सरित सागर या फिर भोज प्रबंध। तो बिल्हण द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमांक देव चरित है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।